गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कॉपीराइट कानून की। बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि अपने आइन के तहत हर शहरी का एक बुनियादी फर्ज ये भी है कि वो अपने आइन को जाने, समझे और उसका एहतराम भी करे। हम सब जानते हैं कि अपने मुल्क हिंदुस्तान का आइन दुनिया का सबसे तवील आइन है। इसके मुकाबले दुनिया के किसी भी मुल्क का आइन बहुत छोटा सा लगेगा। पार्लियामानी डेमोक्रेसी की मां समझे जाने वाले देश ब्रिटेन का तो कोई लिखित आइन है ही नहीं। इन हालात में हर हिंदुस्तानी से ये तवक्को करना कि उसे अपना आइन की जानकारी हो और वो उसका एहतराम करे एक मुश्किल और पेचीदा मामला लगता है। इतना तवील आइन तैयार करते वक्त कितनी मुश्किलात पेश आई। हिंदुस्तान में इतने मुख्तलिफ फिरकों, जुबानों, खान पान की मुख्तलिफ आदतों और रिवाजों के बावजूद हिंदुस्तान आज एक कामयाब जमहूरियत है और इस पर हर हिंदुस्तानी नाज करता है। हिंदुस्तान सिर्फ बर्रे सगीर की ही सबसे कामयाब जमहूरियत नहीं है, बल्कि आज हिंदुस्तान की पहचान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की शक्ल में भी है। आज के इस खास एपिसोड में जानते हैं अपने मुल्क के आइन की इन्हीं खुसूसियात के बारे में। आज के इस दौर में इस कानून का जानना और समझना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज की इस पेशकश में कॉपीराइट की तारीख, उसकी आईनी हैसियत और उसके कमर्शियल और क्रिएटिव एस्पेक्ट पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट के मारूफ वकील जनाब कार्तिकेय यादव साहब, और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं DME मीडिया स्कूल के डीन प्रोफेसर जनाब अमरीश सक्सेना साहब। आप दोनों का आज की इस खास पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। जब हम कॉपीराइट की बात करते हैं सक्सेना सर, आखिर क्या है कॉपीराइट और दुनिया में इसकी ज़रूरत कब पेश आई? देखिए, जो कॉपीराइट की अगर हम बात करें तो जैसा कि उसके नाम से ही क्लियर है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उस पर आपका राइट है। लेकिन इस पूरे कानून को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और इसको वृहद रूप में समझने की ज़रूरत है। बेसिकली जो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ही एक हिस्सा है कॉपीराइट। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में बहुत तरह के राइट आ जाते हैं, जिसमें पेटेंट भी आ जाता है, जिसमें ट्रेडमार्क भी आ जाता है, जिसमें कॉपीराइट भी आ जाता है। और इसका जो स्वरूप है वो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो हम ये देखते हैं कि ये कानून लगभग सभी देशों में है। और जब इन सारी चीज़ों के बारे में एक सहमति बनने की शुरुआत पूरी दुनिया में हुई, जहाँ भी डेमोक्रेसीज़ आई, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज़ आई दुनिया में, और जहाँ कानून बनने की शुरुआत हुई, तो ये माना गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए। जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगेन जो उसके नाम से ही क्लियर है कि आप अपने इंटेलेक्ट से सोच के जो भी क्रिएटिव काम करते हैं, जो भी नया काम करते हैं, उस पे आपका राइट है। तो इसको लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ताओं का दौर चला। काफ़ी राउंड की बातचीत के बाद WTO जैसे संगठन की स्थापना हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जो कि आपके ट्रेड से रिलेटेड राइट्स की बात करता है या और ट्रेडमार्क की बात करता है, पेटेंट्स की बात करता है। क्योंकि ये सारे अधिकार ऐसे हैं, जैसे हम पेटेंट की बात करें, ये अधिकार ऐसे हैं जो किसी एक देश तक लिमिटेड नहीं है। तो एक देश में भी अगर वायलेशन होता है तो उसका असर दूसरे देश में पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादातर देशों ने जो
जो ये कानून बनाए हैं उनमें काफ़ी हद तक एक जो बेसिक बेंचमार्किंग कहें तो काफ़ी हद तक बेसिक्स की समानता है। और कॉपीराइट की हम बात करें, कॉपीराइट जैसे कि क्रिएटिविटी पे राइट है, तो भारत जैसे देश में, या मैं कहूँगा कि जो विकासशील देश हैं उनमें अभी भी धीरे धीरे अवेयरनेस तो आ रही है, लेकिन अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है। और जब हम मुकाबला करते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो विकसित देश हैं, उनमें इन मुद्दों को लेके काफ़ी अवेयरनेस है, क्योंकि कॉपीराइट का दायरा, क्रिएटिविटी का दायरा काफ़ी बड़ा हो जाता है। चाहे हम फिल्म की बात करें, चाहे हम गानों की बात करें, चाहे हम नाटक की बात करें, चाहे पेंटिंग की बात करें, चाहे डिज़ाइनिंग की बात करें, मीडिया के कंटेंट्स की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें उसके दायरे में आ जाती हैं। तो इसलिए कॉपीराइट को मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी उसका जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और इवॉल्व हुआ है ये राइट धीरे धीरे। एक लीगल राइट है और लेकिन उसके जो और नुआंसेस हैं वो धीरे धीरे डेवलप हुई है और आज भी ये कानून डेवलप हो रहा है। आज भी ये कानून जो है वो डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है आगे। कार्तिकेय साहब, भारत में इसको कब महसूस की गई है ज़रूरत कि यहाँ पर भी अब इस कानून के ऊपर एक कानून लाना ज़रूरी है और जो कॉपीराइट है वो लाया जाए? जैसे कि सर ने जिक्र किया, मैं उस सर की बात को आगे ले जाता हूँ और लीगल पर्सपेक्टिव से आपको इसको बताता हूँ कि जैसे कॉपीराइट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसमें अब सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक फिज़िकल प्रॉपर्टी पे राइट नहीं, बल्कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सभी पे राइट्स देने के लिए इंडियन लेजिस्लेचर ने कानून बनाए हैं। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इसके स्पेसिफिकली टू कॉपीराइट एक्ट के लिए ले जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम बर्न कन्वेंशन इंटरनेशनल इन 19th सेंचुरी में, जब लेट 19th सेंचुरी में जब बर्न कन्वेंशन आया, तब इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ थी और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी और जो डेवलप कंट्रीज थी, दे वर making a huge contribution to the intellectual properties. So वो बर्न कन्वेंशन के बाद फिर then we have this 1911 copyright of passed by the British Parliament, then we have 1914 passed by the Indian legislature, then we have 1957 this copyright which we have now is passed by the independent Indian Parliament. So उसके बाद जो फिर बेसिक, जैसे सर ने बोला कि एक थ्रेशोल्ड, एक बेसिक एक क्राइटेरिया बनाया गया, एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनाए गए, वो जिसकी हम बात करते हैं 1995 ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो एग्रीमेंट बनाया, उसकी वजह से सब कुछ जो मिनिमम थ्रेशोल्ड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक बैठकर, एक कंट्रीज़ ने बैठकर जो मिनिमम थ्रेशोल्ड बनाया कि इससे नीचे स्टैंडर्ड नहीं आएगा, ये तो वो उन्होंने वहाँ पर बनाए। वहाँ से ये इंडियन का जो ये कॉपीराइट एक्ट है ये वहाँ से और डेवलपिंग होने लग गया, मतलब आगे बढ़ा है। हाँ जी, वहाँ से आगे बढ़ा। जैसे आपने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने सन 1957 में इसको बनाया, क्या इसकी ख़ास बातें हैं? क्या मुख्य जो हम बिंदुओं की अगर बात करें तो वो क्या है? इसमें कॉपीराइट एक्ट में सबसे मेन सेक्शन 13 है जो बताता है कि आपको कॉपीराइट किस कैटेगरीज में आपको ले सकते हो, जैसे कि लिटरेरी वर्क्स, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स, ड्रामेटिक वर्क, सिनेमेटोग्राफ, साउंड रिकॉर्डिंग्स। सो इनमें आपको एक कॉपीराइट मिल जाएगा कि अगर आपने क्रिएटिव माइंड से कोई ओरिजिनल वर्क बनाया है, देन यू हैव द राइट्स ओवर दैट प्रोडक्ट, ओवर दैट ओरिजिनल वर्क। तो आप उसको एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद जो डेरिवेटिव्स बनेंगे, जो भी उसके बाद होगा, यू have your rights and you can claim those rights and you can earn profit, you can earn revenue from those rights, you can earn reputation also. So that is more or less this, even अगर आपके वर्क्स को आपने किसी को सेल भी कर दिए हैं, उसके बावजूद भी आप उन राइट्स को ले सकते हो अंडर द कैटेगरी ऑफ मोरल राइट्स। तो आपके मोरल राइट्स, आपके वो राइट्स, आपकी अगर रेपुटेशन कोई और एक्सप्लॉइट करेगा तो आपके पास वो राइट्स भी कॉपीराइट एक्ट देता है, वो भी अगर आ जाता है। हाँ जी। अब जैसे आपने लिटरेरी सी बात की कि लिटरेरी में है, म्यूज़िक में है, इसके अलावा अमरीश सर और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर कॉपीराइट मिलता है? देखिए, कॉपीराइट की जो ख़ास बात है वो ये है कि एज सून एज यू क्रिएट समथिंग, जैसे ही आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं उस चीज़ पे आपका अधिकार हो जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ कॉपीराइट एक्ट है जो पार्लियामेंट ने पास किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कॉपीराइट में कोई चीज़ नहीं है, मतलब कोई लीगली अगर उस फ्रेमवर्क में नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपका राइट ख़त्म हो गया। तो मेरे हिसाब से कॉपीराइट जो है वो एक नेचुरल राइट है।
कहने का मतलब ये कि सपोज़ मैं कवि हूँ और कविता लिखता हूँ, मेरे पास मेरी नोटबुक है, मैंने उसमें अभी बैठ के एक कविता लिख दी और वो नोटबुक मैंने बंद करके रख दी। जी। अब सपोज़ कभी किसी के हाथ में मेरी नोटबुक लग गई और उसने वो कविता उठाई और अपने नाम से छपवा दी, जी। तो वो कॉपीराइट का वायलेशन हो गया। भले ही मैंने अपने घर में बैठ के अपनी नोटबुक में कविता लिखी थी, मैंने उस पर कॉपीराइट कभी क्लेम नहीं किया, कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो ये जो कॉपीराइट है ये लीगल राइट के साथ साथ नेचुरल राइट है। जैसे ही आपने कुछ किया, आप आर्टिस्ट हैं, आप ड्रॉ करते हैं कोई चीज़, आपने कोई चीज़ ड्रॉ की, रख दी, अब कोई चाहे तो उसका मिसयूज़ से मतलब उसको लेके अपने नाम से छपवा दे, उस डिज़ाइन को कहीं लेकिन वो यूज़ कहीं करने ना कहीं लगे, सेल violation कर है। दे, तो ये वायलेशन हो जाएगा। तो कॉपीराइट लीगल राइट के साथ साथ एक नेचुरल राइट है और वो आदमी उसी वक्त एक्वायर कर लेता है जिस वक्त वो अपनी किसी काम की को क्रिएट करता है, क्रिएटिविटी अपनी दिखाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस वक्त वो क्रिएट करता है वहीं से उसका एक राइट बन जाता है। और आपने एक रजिस्ट्रेशन की बात कही कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी है जब भी वो उसका क्लेम है, कार्तिक सर रजिस्ट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तब क्या प्रोसेस है, किस तरह कोई क्लेम करे? इस बात को मैं इस तरीके से कहूँगा, जैसे सर ने बताया कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद आपने वो रजिस्टर कराया या ना कराया, उससे इस चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो आपका प्रोडक्ट है या नहीं है। हालांकि अगर आपने वो रजिस्टर करा लिया तो आपको प्रूव करने में आसानी होगी कि यह आपका ही प्रोडक्ट है। आपने अगर उस पर कॉपीराइटेड प्रोडक्ट लिख लिया तो और लोगों को भी आसानी होगी, हाँ ये कॉपीराइटेड प्रोडक्ट है तो हम इसका मिसयूज़ ना करें। तो कई बेनिफिट्स हैं रजिस्ट्रेशन कराने के, और अगर नहीं भी कराते तो भी आपका वो ओरिजिनल वर्क ही कहलाएगा और आपके पास वो राइट, और स्टेट इज़ रिकॉग्नाइजिंग योर राइट। अगर स्टेट अगर आपकी राइट को रिकॉग्नाइज करता है, स्टेट हैज़ कम टू दिस पिक्चर ऑफ दिस प्राइवेट राइट्स, क्योंकि स्टेट का मेन रोल पब्लिक राइट्स को इन्फोर्स कराना है, लेकिन प्राइवेट में भी घुस के कराता है बिकॉज दैट इज़ नीडेड, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। लिटरेचर में कहाँ कहाँ कॉपीराइट का मसला आता है? नहीं, लिटरेचर में सभी जगह है। जैसे कि अब मैं अगर इसको और इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, जैसे कि अगर मैंने कुछ लिखा, मैंने कोई बुक लिखी, पब्लिशर से मैंने उसको छपवाया, अब मेरे और पब्लिशर के बीच में किस तरह का अरेंजमेंट हुआ है, क्या मैंने उसको रॉयल्टी बेसिस पे किया है या मैंने इस तरह से किया है कि कॉपीराइट मेरा ही रहेगा, 5 साल तक वो छाप सकता है। तो बहुत सारे केसेस में ये होता है कि जो राइटर्स हैं वो किसी एक पब्लिशर को 5 साल के लिए देते हैं, 10 साल के लिए देते हैं, 10 साल के बाद उनका कॉपीराइट वापस उन्हीं के पास आ जाता है, अब वो नहीं छाप सकता, फिर वो किसी दूसरे से को दे सकते हैं छपने के लिए। लेकिन वो जो पब्लिशर है वो नहीं छाप सकता, वो नहीं क्योंकि छाप 5 सकता। साल तक था जी। अगर उसके बाद वो 5 साल के बाद छापता है तो अब वो वायलेशन है। जी, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि कॉपीराइट पूरा भी मेरा हो सकता है, पार्शियली भी मेरा हो सकता है कि मैंने अपना कॉपीराइट को पार्शियली तो दे दिया किसी को, लेकिन पार्शियली मेरे ही पास है। जैसे कि हम फिल्मों से एग्जाम्पल उठा सकते हैं। सपोज मेरी एक स्क्रिप्ट है, मेरी एक कहानी है जिस पे कोई फिल्म मेकर फिल्म बनाना चाहता है, मैंने उसको दे दिया कि भाई ठीक है तुम इस पर फिल्म बनाओ, हिंदी में फिल्म बनेगी और ये इतने समय के लिए मैं अपना कॉपीराइट तुम्हें देता हूँ। अब सपोज तो ये मतलब ये पूरा कॉपीराइट और पार्शियली कॉपीराइट वाले मसले को भी समझना ज़रूरी हो जाता है। तो अब उसने क्या किया, उसने फिल्म तो बनाई, उसकी फिल्म बढ़िया चल गई, उसके बाद उसने क्या किया, 4 लैंग्वेजेस में डब करा ली। ये आपका उससे ये वायलेशन हो जाएगा, violation। क्योंकि ये तो मेरी इसके लिए तो बेचा नहीं था, या फिर उसको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी और मैं उसके एवज में पैसा लूंगा, मैं उसको परमिट करूंगा कि ठीक है उसको करो, नहीं तो कॉपीराइट का वायलेशन हो जाएगा। तो ये इस तरह के मसले भी जो हैं स्टोरी राइटर है वो क्लेम कर सकते हैं। जी। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना कॉपीराइट पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। कार्तिकेय जी, आपने कानून के बारे में बताया कि 1957 में कानून बना, वक्त और ज़रूरत के साथ साथ जो तकाजे होते हैं कानून में तब्दीलियाँ आती हैं। अब तक इस कानून में क्या कुछ तब्दीलियाँ आई? जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ट्रिप्स एग्रीमेंट आया। ट्रिप्स एग्रीमेंट एक ऐसा मेजर बूस्टिंग एग्रीमेंट है जिसने कानून में काफ़ी तब्दीली लाई, जिसकी वजह से कानून में तब्दीली आई है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी आई हैं, पेटेंट्स में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस वगैरह में, कॉपीराइट्स में भी। उस कानून से हाँ, एक इसको हम पॉजिटिव एस्पेक्ट के तरह भी देख सकते हैं कि ये इसकी वजह से लोगों के अंदर एक टेंडेंसी आ गई कि हाँ वो अपना प्रोडक्ट को कॉपीराइट करवा लें। जैसे सर ने जिक्र करा कि हाँ यह आपके पास बिल्कुल राइट है, पर आप अगर कॉपीराइट नहीं करवाते तो आपको बहुत मुसीबत बढ़ सकती है। लेकिन जैसे मैं आपके व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट है तो उसको कॉपीराइट करा लीजिए
अगर वो अच्छा प्रोडक्ट है और आपको पता है कि वो एक्सप्लॉइट हो सकता है इन नियर फ्यूचर, तो कॉपीराइट कर, उससे क्या है कि आपकी बहुत ज़्यादा परेशानी जो है सॉल्व हो जाएगी पहले ही, आगे ना वो एक्सप्लॉइट हो, आगे कोई अननेसेसरी एक्सप्लॉइट ना कर ले। तो आपकी, जैसे कि हमारे प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा है, शिव कुमार बोलते हैं, सर बताते हैं कि जैसे हम ये कॉपीराइट अब से नया नहीं है, ये पता नहीं कब से है, इसकी यूज़ और जो इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हो अब स्टार्ट हुआ है, जब ट्रिप्स एग्रीमेंट के बाद ही स्टार्ट हुआ है। तब पहले किसी ने इंडिया में इतना एक्सप्लॉइटेशन, क्यों अब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं, बनाते हैं। हाल कॉपीराइट इज़ नॉट फॉर द आइडियाज़, आप आइडियाज़ पे कॉपीराइट नहीं ले सकते हो, कोई भी आइडियाज़। अब अगर जिसने वो आइडिया को आपका चोरी करके और मैंने कोई प्रोडक्ट बना लिया, तो उस पर कॉपीराइट मेरा हो जाएगा। आपका आइडिया मैंने चोरी किया, मेरा प्रोडक्ट, और मैं अर्न कर रहा हूँ अब। तो इससे कैसे बचा जाए? इससे ऐसे ही मैंने आपको बताया ना, अगर आपने आपका ही आइडिया है, अब पहली बात तो ये अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कोई आइडिया है, आपके ऊपर अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ, तो मैं जैसे आपके व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि जो चीज़ फाइनेंशियल एंड मॉनिटरी वे से एक्सप्लॉइट की जा सकती है, उस पे आदमी का पूरा हक है, उसको समझना चाहिए कि हाँ ये कोई इस तरीके से यूज़ कर लेगा मेरी राइट को, तो उसको ओब्वियसली बिवेयर होना चाहिए पहले यस, कि भाई अवेयर हो जाना चाहिए। इसका प्रोसेस क्या रहता है कि अगर आपने कहा कि जैसे किसी के पास कोई प्रोडक्ट है तो सबसे पहले उसको वो कॉपीराइट करवा ले, कैसे करवाए? तो इसका प्रोडक्ट ये होता है, जैसे आपके पास, जो सर ने बताया, मैन्युस्क्रिप्ट हो, आपके पास कोई ओरिजिनल टेक्स्ट हो, वो आप अपनी कॉपी दो, बोर्ड में देकर जाओ, वो चेक करेंगे, या वो एक टाइम फ्रेम बनाएंगे कि ये प्रोडक्ट आपका ही है या नहीं है। वही मैं जानना चाहता था, क्या किस तरीके की फ्रेमिंग की गई है, कहाँ जाएगा वो इंसान, जैसे आपने कहा बोर्ड में जाना पड़ेगा, हाँ, कि तो किस तरह से उसको करवाना पड़ेगा? बस जैसे कॉपीराइट बोर्ड्स बने हुए हैं, उनकी जुरिडिक्शन है, जैसे कि नॉर्थ की, साउथ की, इधर की, तो उधर वो अपने बोर्ड अपने देखेगा कि कहाँ पर मेरा बोर्ड पास पड़ेगा, वहाँ जाए, अपनी एप्लीकेशन फाइल करे उस बोर्ड को, वो फिर आपकी एप्लीकेशन को देखेगा। सब कुछ एक टाइम रूल्स बना रखे हैं कॉपीराइट बोर्ड ने, वो एक टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके सारी चीज़ों को सुनेगा और दूसरी पार्टी को भी सुनेगा, पब्लिक डोमेन में लाएगा। फिर उसके बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा कि हाँ आपका ये प्रोडक्ट जो है, पास एक कॉपी रखेगा और आपको एक कॉपीराइट का सर्टिफिकेट दे देगा। फिर आपका पास अगर वो चीज़ कहीं वायलेट होती है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट आपके पास एक प्राइम एफएसआई प्रूफ होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट आपका ही है और ये कोई वायलेट ना करे। जी अमरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जरूर। इसमें एक और ज़रूरी चीज़ है, एक तो ऑनलाइन भी पॉसिबल है, तो एक तो यही मैं जी हाँ, अच्छा आपने बताया और इसको दूसरी point जो को। खास बात है कि मैं गया कॉपीराइट बोर्ड में और मैंने अपने डिटेल्स डाले और कहा कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी क्रिएटिविटी, डज नॉट मीन कि मुझे इमीडिएटली कॉपीराइट मिल जाएगा जी। वो उसका नोटिफिकेशन करेगा कॉपीराइट बोर्ड, और जिससे कि हो सकता है कि उसका मैंने ही नकल मार के और उसको कॉपीराइट बोर्ड में पहुंच गया कि ये मेरा प्रोडक्ट है, तो वो उसका नोटिफिकेशन होगा और एक टाइम फ्रेम के अंदर कॉपीराइट बोर्ड लोगों से ये कहेगा कि अगर किसी और को कुछ ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है। तो इसलिए ये सुनिश्चित करना भी तो जरूरी है, मेरे कहने से ही किसी चीज पे मेरा राइट नहीं हो जाएगा ना। हो सकता है आप कॉपी करके मैं ही कॉपी करके उसको ले रहा हूँ, कॉपीराइट ले रहा हूँ। वहां जो बोर्ड है वो चेक करेगा जी कि ये आपका है ओरिजिनल या नहीं जी, या अगर कोई क्लेम कर रहा है तो वो आ जाए जी। जैसे कि सर ने बताया, तो अभी जैसे कानून में काफ़ी तब्दीली आई है, तो अगर उसने ये बोल दिया, बोर्ड ने अगर ये बोल दिया कि नहीं आपका प्रोडक्ट नहीं है ये, और जबकि वो आपका ही है, तो आप क्या करोगे फिर? ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। उस सिचुएशन में क्या करें? तो आप फिर अपील पे जाओगे। तो अब अपीलेट बोर्ड सब हटा दी गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन से एक बिल पास करके, एक एक्ट बना के, तो अब सीधा कोर्ट जाना पड़ेगा। अब आपके पास एक सोल्यूशन है कि आप यस यू कैन गो टू द हाई कोर्ट डायरेक्टली। जैसे दिल्ली में क्या होता है कि आप हाई कोर्ट की एक डिवीजन है, आईपीआर डिवीजन, तो वो स्टार्ट 2021 से स्टार्ट हुई, तो वो स्पेसिफिकली फॉर आईपीआर पर्पसेज है। जो भी आईपीआर के मैटर्स आएंगे वो उस बेंच में आएंगे, वो स्पेशलाइज्ड होंगे और वो आपकी चीज़ों को सुनेंगे। वही आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा ही प्रोडक्ट है, ये आपके पास रेमेडी है। यानी जिसका भी प्रोडक्ट है सबसे पहली जिम्मेदारी उसी की बनती है कि वो ये प्रूव करे कि ये उसका प्रोडक्ट है। जी, और सामने वाले ने उससे कुछ अपना फायदा हासिल करा है, क्या फायदा हासिल करा है, ये भी उसी को प्रूव करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। हाँ जी, अगर ये हम इस तरीके से इसको हम बोल सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर किसी ने हमारी कॉपीराइटेड प्रॉपर्टी वायलेट कर चुका है कोई, और उसने उस चीज़ से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट उठा चुका है, तो उस फाइनेंशियल बेनिफिट पे ऑब्वियसली वो हमारा ही अधिकार होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो हमारा है। अब उसने रॉन्गफुल पोजेस करके मेरी प्रॉपर्टी को जो भी फ़ायदा उठाए वो मेरे फ़ायदे हैं, लेकिन इसमें लायबिलिटी क्या बनती है इंडिया में कि मुझे ही पहले प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ
वो मेरी प्रॉपर्टी है और उसने यस इतना फ़ायदा उठाया, वो मुझे अपनी प्लेंट में देना पड़ेगा कि हाँ इसने फ़ायदा, इसमें मेरा हक है, फिर वो प्रूव करेंगे इस चीज़। अमरीश जी, इंटरनेशनल अगर हम बात करें तो किस तरह के अब पैमाने हो गए हैं, किस तरह के ज़ाब्ते हो गए हैं इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ की पकड़ के लिए, ख़ास तौर से लिटरेचर की अगर हम बात थोड़ा सा मुश्किल है। कॉपीराइट वैसे भी कॉपीराइट को एनफोर्स करना थोड़ा सा मुश्किल कानून है, क्योंकि उतना सीधा सिंपल कानून नहीं है जिस तरह से और कानून होते हैं। क्योंकि बाकी कानूनों से कॉपीराइट में क्या फ़र्क है कि ये एक मोटे तौर पे इंडिविजुअल राइट है। भाई मैं लेखक हूँ तो मेरा राइट हो गया, मैं फिल्म मेकर हूँ तो मेरी फिल्म पे मेरा राइट हो गया। तो इसमें समाज का हित उस तरह से नहीं है कि या कोई मॉनिटरी उस ढंग से नहीं है जो बाकी कानूनों में होता है। तो थोड़ा सा डिफाइन करना मुश्किल होता है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से। जैसे कि उदाहरण के लिए कि जो और ये हुए हैं इस तरह के इंसिडेंट, जैसे मैं बता रहा हूँ। सपोज़ मैंने कोई किताब लिखी और वो किताब इंडिया में किसी पब्लिशर ने छापी और उसके बाद उसका इंटरनेशनली सर्कुलेशन हुआ। आज के ज़माने में तो वैसे भी बहुत आसान है कि अमेज़ॉन पे चली गई, यहाँ चली गई, कहीं भी है तो इंटरनेशनल सर्कुलेशन। या चलिए अमेज़ॉन तो एक अलग तरह का एग्जांपल हुआ, वो किताब मेरे एक पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर ने ले ली, वो पाकिस्तान में बेच रहा है। पब्लिशर इंडिया का ही है, डिस्ट्रीब्यूशन एक यहाँ हो गया, एक अमेरिका में हो गया, एक यूके, सब जगह मेरी किताब बिक रही है। तो अब सपोज़ क्या हुआ कि किसी दूसरे देश ने उस किताब को वहाँ के किसी पब्लिशर ने छाप लिया। ठीक है, मेरी किताब है 1,000 रुपये की, वहाँ उसने कॉपी मार के एक नया प्रिंटिंग कर ली और वो 500 रुपये में बेचने लगा। किताब मेरी ही लिखी हुई है और वहाँ कोई दूसरा आदमी उसको छाप के बेच रहा है और मुनाफा कमा रहा है जी। जैसे जसवंत सिंह की किताब के साथ ये हुआ था। ये रियल इंसिडेंट है, जो पाकिस्तान के ऊपर उनकी किताब आई थी, वो एकदम बहुत बड़ी डिमांड में आ गई, उतनी कॉपीज़ अवेलेबल नहीं थी, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड में थी वो, तो पाकिस्तान के एक पब्लिशर ने छापना शुरू कर दिया उसको। सब कुछ वही है, बुक सेम वही है, नाम उनका, बुक वही, सब कुछ वही, लेकिन वो उसने खुद छापी तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट तो बहुत कम आई और उसने कमाया। और जो लेखक है जसवंत सिंह के पास तो कोई रॉयल्टी उसकी आ नहीं रही थी। ऐसी सिचुएशन में ऑथर ऐसी स्थिति में जो ऑथर है या पब्लिशर है उसको पाकिस्तान में जाके क्लेम करना पड़ेगा कि ये मेरी क्रिएटिविटी है और उसको वो कोई वायलेट कर रहा है। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें। नहीं सर, तो क्या इस तरह की अथॉरिटीज हर मुल्क में होती हैं कि जहां आप जाकर के दूसरे देश का एक नागरिक? नहीं, हर देश में कॉपीराइट तो ऑलमोस्ट सारे ही देश में है, जो भी WTO के मेंबर है खास तौर से, तो सारे देशों में कॉपीराइट कानून है। जी कार्तिकेय जी, आप इसमें क्या थोड़ा डिस्प्यूट है। एक्चुअली क्या है कि कॉपीराइट एक्ट का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, कि आपकी कॉपीराइट वायलेट अगर यहाँ हुई है, देश में अगर हुई है और सपोज करो एक XYZ कोई कंट्री है अलग, वहाँ पर वायलेटर है, सिचुएट कर रहा है और वहाँ पर वो अर्न कर रहा है रेवेन्यू, जो भी कुछ बात है, तो आपके पास क्या रेमेडी है? अब आप वहाँ जाओगे, इतना ज़्यादा सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसमें भी ना कोर्ट के 2 व्यूज़ रहे हैं, लेकिन ये सेटल अब हो चुका है कि यस, कि जहाँ पर अंडर सेक्शन 62 आई थिंक, आपकी जहाँ पर आपकी प्लेंटिफ जो प्लेंट करेगा, प्लेंटिफ का जो रेजिडेंस है वो वहाँ पर ही केस फाइल करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वो रेमेडी वहीं पर मिल जाएगी उसको इंफ्रिंजमेंट की। इसमें एक चीज़ है कि जो भी कॉपीराइट वो वायलेट हुई है, वो वायलेट इंडियन टेरिटरी में कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में बेसिक वायलेशन जरूर होना चाहिए इंडिया में। जैसे इंटरनेट के थ्रू अगर आपका स्टोर था और आपने परमिशन नहीं दी थी पास होने के लिए इंटरनेट को, तो वो वायलेशन यहाँ हो गया। जैसी इंडिया में वायलेट हुई, आपको रेमेडी मिल जाएगी इंडिया में। पर इसमें भी एक और इशू आ जाता है कि जो कंट्रीज़ हैं जो जिनके साथ इंडिया की ट्रीटी है, उसके साथ तो आप ऑब्वियसली आप रेमेडीज ले सकते हो। जैसे प्रोफेसर शिव कुमार सर बताते हैं कि जिनके साथ आपकी बायलैटरल ट्रीटीज ही नहीं है, उससे आप कैसे रेमेडीज लोगे? कोई आप कैसे एनफोर्स कराओगे? कैसे करेंगे? तो वो एक बहुत बड़ी और ऐसे केसेस होते हैं कि खास तौर से ऐसी जगहों से वायलेशन करवाया जाता है कि कोई एक जजीरा है या कोई आइलैंड है, वहाँ से जाकर के इस तरीके का वायलेशन करवाया जैसे जाता कि नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही मुश्किल है कॉपीराइट को एनफोर्स करना, क्योंकि वो अलग तरह का थोड़ा सा राइट है। और चूंकि इंडिविजुअल राइट है, एज ए लेखक मेरा राइट वायलेट हुआ है तो मैं ही चिंतित रहूँगा उसके लिए। बाकी तो ना मेरे देश में कोई इसके लिए चिंतित होगा, ना जिस देश में वायलेट हो रहा है, ना वहाँ की सरकार या वहाँ की मशीनरी मेरे लिए नहीं परेशान। लेकिन आपका जैसे सर एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इसमें लिटरेचर में, जो पेपर्स होते हैं वो पढ़े जाते हैं, बुक्स इधर से उधर जाती हैं,
वहाँ इस तरीके से फिर कैसे चेक होता है? वहाँ तो बहुत अब मतलब कंपैरेटिवली टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया है। एकेडमिक फील्ड में क्या है, जैसे कॉन्फ्रेंसेज हैं, पेपर प्रेजेंटेशंस हैं, पेपर पब्लिकेशन, अब वहाँ बहुत आसान हो गया है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबके पास प्लैग चेक करने का, प्लेगरिज्म चेक करने का सॉफ्टवेयर है। तो जैसे हमने भी अपने इंस्टीट्यूशन में डीएमई में उसको लगा रखा है, तो वो टर्निटिन है और भी कई सॉफ्टवेयर्स हैं। तो हमने तो अपने स्टूडेंट्स तक के लिए कंपलसरी किया हुआ है कि वो जो असाइनमेंट सबमिट करेंगे, हर एक को एक्सेस दी है वहाँ पे उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की। असाइनमेंट सबमिट करेंगे, वहाँ जाके प्लैग चेक की रिपोर्ट लगाएंगे, उस रिपोर्ट के साथ हमें सबमिट करेंगे। तो जैसे ही किसी ने कॉपी मार के असाइनमेंट बनाया, वो वहीं पकड़ में आ जाता है, वो खुद ही ठीक करके भेजता है, उन्हें खुद ठीक करना पड़ जाता है। करके भेजता है। इसी तरह कॉन्फ्रेंसेस में, जैसे कि हम अपने यहाँ जैसे डीएमई में ICAN अपने जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, जितने भी पेपर्स आते हैं हम चेक कर लेते हैं उसमें प्लेगरिज्म का कितना कंपोनेंट है। अगर वो 20% से ऊपर जा रहा है, उसके भी अलग अलग मापदंड हैं, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग लेवल पे। हम ये करते हैं कि जो भी 20% से ऊपर अगर उसमें प्लैग है, तो हम ऑथर को भेज देते हैं कि भाई इसको ठीक करके भेजो, इतने प्लैग के साथ हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से पब्लिशर्स हैं, जो भी इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं, जो भी अच्छे पब्लिशर्स हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे हमने ही पेपर्स दिए कि उसको बुक फॉर्म में छापना है, या मैंने ही कोई किताब लिखी, मैंने पब्लिशर को दी, सबके चेक पॉइंट्स बने हैं पब्लिशर के। वो हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट लेगा, वो अपने लेवल पे उसको चेक करेगा, वो भी चेक करेगा और अगर उसे कहीं जहाँ जहाँ गड़बड़ अच्छा, प्लैग चेक में क्या है, आपका वो पता लग जाता है लाइन बाई लाइन, कहाँ से आपने कहाँ से लिया है और कितना कितना है, ये एक पैराग्राफ उठाया, ये 2 लाइनें उठाई हैं, सारा रिपोर्ट में आ जाता है। तो वो हमको वापस भेज देगा, वो सारी प्लैग रिपोर्ट लगा के भेज देगा कि भैया ये आपकी रिपोर्ट है, अब इसको आप ठीक करिए, तभी हम आपकी किताब छापेंगे। यानी इंटरनेशनली भी, और जैसे आप बता रहे हैं कि अब यहाँ हमारे यहाँ भी इंस्टीट्यूट्स के अंदर इस तरह के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, और ये पकड़ अब होने लगी है, खुद ही चेक करना पड़ेगा, और इसको काफी हद तक रोकने की कोशिश जो है वो कामयाब हो रही है। बहुत सारी बातें हैं इस कानून के ऊपर जो करनी है, लेकिन वक्त की हमारे पास कमी है, तो आज की इस पेशकश को हमें यही मुकम्मल करना होगा। इसी मौजू के ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे अगली पेशकश में। आज के इस प्रोग्राम को हम यही मुकम्मल करते हैं। दोनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर रोशनी डाली। आप भी हमारे इस पेशकश से मुताल्लिक़ अपने राय मशवरे हमें भेज सकते हैं, और जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप सोशल मीडिया पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, और ईमेल के ज़रिए अपने राय मशवरे हमें भेज सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे इसी मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दे दीजिए इजाज़त। आदाब। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ